बायोटेक्नोलॉजी में दो चैप्टर पढ़ना है, 11वां और 12वां। 11वां चैप्टर में है बेटा बायोटेक्नोलॉजी द प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसेसेस, और 12वां टॉपिक में पढ़ना है द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब हुआ बायो जो टेक्नोलॉजी, यानी बायो माने लिविंग बींग्स, ऐसा तकनीकी, ऐसा टेक्नोलॉजी जिस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लिविंग बींग्स का प्रयोग करते हैं अपने लाभ के लिए। द यूज ऑफ लिविंग बींग्स फॉर द सर्विसेज ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की जिंदगी में बहुत तरह का सर्विस चाहिए और उस सर्विस के लिए हम लिविंग बींग्स का यूज करते हैं। अगर सिंपल वे में कहा जाए तो यही है बायोटेक्नोलॉजी। यूज ऑफ लिविंग बींग्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज ऑफ ह्यूमन। इंसान के विभिन्न प्रकार के सेवा भाव के लिए लिविंग बींग्स का आज यूज कर रहे हैं हम। बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं, फंगस का यूज कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। आज आपके बीच में एंटीबायोटिक है, ये क्या सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये लिवोफ्लोक्सासिन, ये मेगापेन, ये फलाना ढेकाना आप मार्केट से ले आते हैं, खा लेते हैं। ये वैक्सीन आपके घर में जो भी बच्चे जन्म लेते हैं बोलते हो कि आज जन्म लिया है, बीसीजी का टीका दिलवाओ ताकि इसको टीबी ना हो। आपने भी कोरोना का टीका लिया, तो एक से एक टीका, एक से एक वैक्सीन, एक से एक एंटीबायोटिक, एक से एक हमारे चीजों हमारे मार्केट में उपलब्ध है। ये सब किसका देन है? बायोटेक्नोलॉजी का। आपने लिविंग बींग्स का प्रयोग किया और उस लिविंग बींग्स का प्रयोग करके आज आप अपनी लाभ कमा रहे हो। ठीक है, आज इंसुलिन मार्केट में आ गया। डायबिटीज पहले ठीक नहीं होता था, आई मीन ठीक होने मतलब क्या, आराम नहीं होता था। उसके बाद जब आविष्कार हुआ इंसुलिन का, तो अब लोग क्या जाते हैं, मार्केट जाते हैं और इंसुलिन का इंजेक्शन ले आते हैं और पेट में या जहां भी लेना हो लेते हैं, और देखिए तुरंत ब्लड शुगर कंट्रोल। आखिर इंसुलिन मार्केट में आया कैसे? बायोटेक्नोलॉजी का देन है। तो आज रग रग में, हर पग पग पर बायोटेक्नोलॉजी है जिसका हम लाभ उठा रहे हैं। तो प्यारे, बायोटेक्नोलॉजी का दो इरा आया, 1970 से पहले का और 1970 के बाद का। 1970 से पहले का जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको बोलते हैं ओल्डर बायोटेक्नोलॉजी, या फिर उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। मतलब जिसमें हम लोग दूध से दही बनाना। तो चलिए, हम बोले थे कि 1970 से पहले का बायोटेक्नोलॉजी और 1970 के बाद का। तो 1970 से पहले का जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको हम लोग कहते हैं 1970। बायोटेक्नोलॉजी का दो पार्ट हुआ। बायोटेक्नोलॉजी एक हुआ बिफोर 1970 और एक होता है आफ्टर 1970। 1970 के बाद का जो है वो क्या है? न्यूअर बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। और 1970 के पहले का था ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, ओल्डर बायोटेक्नोलॉजी। ओल्डर बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या? यूज ऑफ लिविंग बींग्स, जितने भी माइक्रो, जैसे मान लो दूध से दही बनाना, आपको पता चल गया कि लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है और वो उसको अगर दूध में गिरा दिया जाए, दूध का अगर एक निश्चित टेम्परेचर हो 38 से 40 डिग्री सेल्सियस हो, और उस दूध में अगर लैक्टिक एसिड को डाल दिया जाए, सॉरी वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को, लैक्टोबैसिलस कैसा बैक्टीरिया है? उसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बनाने वाला बैक्टीरिया। जैसे उसको डाल देंगे, उस दूध से दही बन गया। कमाल की बात है। और जब से सब लोग जान गया, अरे इधर आओ, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस है और उसको दूध में डाल दो, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, दूध से दही बना देगा, उसकी ये कैपेबिलिटी है। अच्छा, ऐसी बात है? बस सब लोग ऐसा ही करने लगा और आज दूध से दही बनता है। तो उसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस जोरन मांग के लाना है। जोरन को बोलते हैं इनोक्यूलम। इनोक्यूलम क्योंकि उस जोरन मतलब क्या, दही का ही पार्ट है। डाल दिए, उस दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और दूध से दही बन जाता है। तो प्यारे, ये दूध से दही बनना, ये दूध से दही बनना क्या है? ओल्डर बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद पनीर बनाना, तारी बनाना, बिस्किट बनाना, ये सब में हमने किसका यूज किया? जैसे हम लोग क्या बनाते हैं, इथाइल अल्कोहल, बियर, रम, वोदका, व्हिस्की सब बना लेते हैं। किससे? ईस्ट से, ईस्ट की मदद से। ये सब क्या है? ये सब ओल्डर बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है। अब चलिए न्यूअर, उसमें क्या था? उसके नेचुरल कैपेबिलिटी का यूज कर करके हमने लाभ कमाया और आज भी कमा रहे हैं।
वो बायोटेक्नोलॉजी क्या आज नहीं है क्या? क्या दूध से दही आज हम नहीं बनाते हैं क्या? क्या पनीर नहीं बनाते हैं क्या? क्या हम तार और खजूर के रस से क्या तारी नहीं बनाते हैं क्या? क्या आज इडली डोसा नहीं बनाते हैं क्या? क्या आज पाव रोटी नहीं बनाते हैं क्या? मीठी रोटी, क्या ब्रेड नहीं बनाते हैं क्या? बनाते हैं, सब कुछ आज भी है। तो माय डियर, ओल्डर बायोटेक्नोलॉजी आज भी है, लेकिन आज के जमाने में आ गया न्यूअर बायोटेक्नोलॉजी। और न्यूअर बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। न्यूअर बायोटेक्नोलॉजी का दो पार्ट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद वाला पोर्शन। तो इसमें आज हम लोग को पढ़ना है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले आज एक लाइन पढ़ लो, कम से कम एक लाइन इसका पढ़ लो कि अपने नोट्स का क्या लिखा। बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्निक of using living organism or enzymes from organism to produce products and processes useful to human। या तो लिविंग बींग्स का प्रयोग करो, या लिविंग बींग के बॉडी से क्या निकाल लो, एंजाइम, और एंजाइम निकाल के क्या बना लो, कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बना लो जो हमारे मनुष्य के लिए क्या हो, लाभकारी हो। इसी टेक्नोलॉजी को, इसी टेक्निक को क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। प्यारे, इस टेक्नोलॉजी में एक था EFB। EFB ने क्या किया, EFB का फुल फॉर्म बोलिए, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया, दोनों को मिला दिया, ओल्डर को और न्यूअर को। और ओल्डर और न्यूअर को मिला करके एक नया बायोटेक्नोलॉजी का परिभाषा दिया। इसमें क्या परिभाषा दिया, कि बायोटेक्नोलॉजी the integration of natural science and the organism cells part thereof and the molecular analog for the products and services। लेकिन आप समझे ही नहीं, आप समझे ही नहीं। ये अभी मैं आपको बोलूंगा, तत्काल रट लीजिए कि नेचुरल साइंस को और ऑर्गेनिज्म को, उनके सेल्स को, उनके सेल के किसी पार्ट को या उसके किसी सेल के मॉलिक्यूलर एनालॉग को, ये सब को मर्ज कर दिया गया, जिससे हमको हमारे लिविंग बींग्स में, लिविंग बींग्स के लिए क्या मिलता है, कुछ सर्विस मिलता है, कुछ प्रोडक्ट मिलता है, दोनों को मिला दिया गया, तब बना बायोटेक्नोलॉजी का नया परिभाषा। मतलब क्या हुआ कि EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में ओल्डर बायोटेक्नोलॉजी और न्यू बायोटेक्नोलॉजी को मिला करके एक नया परिभाषा बनाया। लेकिन चूंकि अभी तुम सिर्फ ओल्डर सीखा कि दूध से दही बना लिए, पनीर बना लिए, लेकिन अभी आपको न्यू सिखाए कहां, इसलिए आपको यह परिभाषा थोड़ा सा अजूबा लग रहा है। अब न्यूअर सीखो। न्यूअर बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या होता है बेटे, और जेनेटिक इंजीनियरिंग का देखो नाम क्या है, दूसरा नाम जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है और रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम है रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी। अब ध्यान सुनिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम सबसे पहले शुरुआत किसने किया, इसका काम शुरुआत किया पॉल बर्ग। पॉल बर्ग साहब ने जेनेटिक इंजीनियरिंग का नींव डाला। इन्होंने क्या किया कि एक SV40 बैक्टीरिया लिया। देखिएगा नाम क्यों पड़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग। जब गांव घर में कोई बालक, कोई बच्चा, जब कोई, पहले जमाने में घड़ी हुआ, पहले जमाने में रेडियो हुआ करता था, रेडियो अभी भी है, लोग कोई सुनता नहीं है, जहां तहां रेडियो खोल करके उसका तार जोड़ रहा है, काट रहा है, कुछ कर रहा है। जब कोई बच्चा घर में बैठकर कहीं भी तार को जोड़ना और काटना करता था, आजकल ना बच्चा लोग सब मोबाइल में बिजी हो गया। जिस जमाने में मोबाइल नहीं था, सारे बच्चे कुछ न कुछ काम में बिजी रहता था। आजकल तो मोबाइल के सिवा कुछ काम बचा ही नहीं, दुनिया बहुत खराब हो चुका है। तो पहले जमाने में बच्चे कुछ तार जोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, तो लोग, बड़े बुजुर्ग उसको क्या कहते थे, ए क्या इंजीनियरिंग कर रहे हो रे, क्या इंजीनियरिंग कर रहे हो। तो इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, जहां काटना और जोड़ने वाली बात आ गई। रोड को तोड़ रहे हैं, रोड को जोड़ रहे हैं, पुल को तोड़ रहे हैं, पुल को बना रहे हैं, तो लोग कहते हैं इंजीनियरिंग हो रहा है। तार को काट रहे हैं, तार को जोड़ रहे हैं, इंजीनियरिंग हो रहा है। क्या इंजीनियरिंग कर रहे हो रे, हाँ चाचा, हाँ रेडियो ठीक कर रहे थे, आज करो करो। तो माय डियर, आज जो हम पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन के साथ खेल करेंगे, जीन को काट के लाएंगे,
कहीं जोड़ देंगे, कहीं से लाएंगे कहीं जोड़ देंगे, यही काम करना है। बस याद कर लो, जीन को काट के लाएंगे और कहीं उसको, और लिखने के बाद और रखना, जीन है क्या, तो डीएनए का टुकड़ा है। जीन क्या है, तो डीएनए का टुकड़ा, यानी डीएनए हमको मिल गया तो डीएनए को काटेंगे और एक टुकड़ा ले लेंगे। लेकिन हमारे सामने बहुत सारा सवाल है कि तुम डीएनए को लाओगे कहां से। तुम कहोगे सर सेल से लाएंगे, सेल के अंदर न्यूक्लियस है उसके अंदर से लाएंगे। फिर मेरा क्वेश्चन ठीक है, सेल को तोड़ोगे कैसे। अरे सेल टूटेगा तब तो, पहले सेल तोड़ोगे, न्यूक्लियस तोड़ोगे, तब उसके अंदर से निकालोगे डीएनए ना। तो सेल कैसे तोड़ोगे। तुम कहा बात तो सही बोल रहे। हमने बोला ठीक है, मान लो सेल तोड़ लिया, डीएनए निकाल दिया, डीएनए को काटो किसी से। बोला बात सही बोले। बोले यार हमको कैंची से तो कटेगा नहीं, ये चाकू से तो कटेगा नहीं, जो कि डीएनए दिखाई कहां पड़ता है, तो कैसे होगा भैया। तो सवाल यहां भी आ गया, डीएनए को काटोगे तब तो निकालोगे। चलो मान लिया तुम डीएनए को काट भी लिया, डीएनए 12-13 टुकड़ा में टूट गया और 12-13 जीन मिल गया, लेकिन उसमें से जीन को तुम निकालोगे कैसे, कौन मनचाहा जीन है, वो दिखाई तो पड़ नहीं रहा आपको। तो डीएनए को तुम देखोगे कैसे। सर यो हम डीएनए के हर टुकड़ा के देखे चाहे छिए, लेकिन केना दिखाई पड़ते, कुछ बुद्धि तो बताइयो। तब यहां आएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। तो ये सारे सवाल हमारे सामने घूम रहा है। इस जीन को जो आप निकाल रहे हैं, सेल तोड़ लिए, डीएनए निकाल लिए, डीएनए को काट दिए, डीएनए का एक टुकड़ा निकाल लिए, और ये टुकड़ा को कहां ले जाइएगा, कहा कीजिएगा टुकड़ा लेकर के। ये टुकड़ा को अपने लेबोरेटरी में रखिएगा, लेबोरेटरी में कटोरी में रखिएगा, किताब पर रखिएगा, कोई काम करने। जीन तभी काम करता है जब किसी सेल के अंदर जाता है। तो किसी सेल के अंदर पहुंचाओ। सर किस सेल में पहुंचावे, कहां पहुंचावे, किस सेल के पास पहुंचावे। अच्छा बैक्टीरिया में, ठीक है, बैक्टीरिया में पहुंचाएंगे कैसे, का बैक्टीरिया के बॉडी पर रख देंगे, जीन चला जाएगा अंदर। सवाल है कि बैक्टीरिया के अंदर यह जीन जाएगा कैसे, बैक्टीरिया के अंदर यह जीन जाएगा कैसे। इसका उपाय, ढेर सवाल हमारे सामने सवाल है, क्योंकि नाम ही है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जीन को काट के लाना है, कहीं जोड़ना है, कहीं पहुंचाना है, क्योंकि जीन को अगर तुम लेबोरेटरी में रखोगे वो कोई काम का नहीं है। सवाल है जीन काट कर लाएंगे कहां से, तो डीएनए से, डीएनए कहां से लाएंगे, सेल से, सेल को कैसे तोड़ेंगे। ये सारी क्वेश्चन हमारे सामने घूम रहा है, और इसका जवाब कहां मिलेगा, इस चैप्टर में। हाँ तो क्या बोल रहे थे। हाँ तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन को काटना, जोड़ना, कहीं पहुंचाना, समझ रही हो ना। इसका काम किसने शुरू किया, पॉल बर्ग। किसने शुरू किया, और इसीलिए पॉल बर्ग को नोबेल प्राइज मिला। क्या किया पॉल बर्ग, वो सुनिए, ये तो पूछे नहीं क्या किया, पूछिए। हाँ अब अच्छा लगा हमको, ऐसे बैठे नहीं रहिए फिर मजा नहीं आएगा। पॉल बर्ग क्या किया सर, तो मैं बोला कि एक था वायरस, उस वायरस का नाम था SB40। सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लाइन है, सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। SB40 के बॉडी से क्या निकाला, डीएनए। क्या निकाला, डीएनए। और इस डीएनए को कहां पहुंचा दिया, पूछिए कहां पहुंचा दिया। हाँ कहां पहुंचा दिया, ई कोलाई। अब तुम कहोगे सर आप में से कितना आदमी को पता है ई कोलाई क्या है, यानी हाथ खड़ा करो, क्या है ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया है। ई कोलाई का फुल फॉर्म किसको आता है, इस्चेरिचिया कोलाई। ई कोलाई का फुल फॉर्म इस्चेरिचिया कोलाई, और ये क्या है, बैक्टीरिया है। और इसी बैक्टीरिया के अंदर SB40 वायरस का, SB40 वायरस का क्या निकाले हैं, डीएनए। और इसी डीएनए को कहां पहुंचाया, ई कोलाई में। लेकिन कैसे पहुंचाया, किसको पहुंचाया, तो SB40 के जीन को। किसके अंदर पहुंचाया, तो ई कोलाई बैक्टीरिया में। ई कोलाई का पूरा नाम क्या है, इस्चेरिचिया कोलाई। कैसे पहुंचाया, तो हम पूछा, हम बोले ए डीएनए सुनो ना, ए जीन सुनो, इसमें चले जाओ ना। कहा नहीं हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमको टेम्पू पर बैठा दीजिए, हम चले जाएंगे। हम टेम्पू तुम्हारे लिए कहां से लाएंगे, नहीं टेम्पू लाओ नहीं तो हम नहीं जाएंगे।
यानी इसने कहा कि हमको वेक्टर ला दो। वेक्टर का हिंदी वाहक, यानी वाहक बने ढोने वाला। और मैंने तुरंत क्या लाया, वेक्टर। और वेक्टर तो मैं बोला कि सुनो ना पार्टी, हम लोग गांव घर बोलते रहे पार्टी कहाँ जा रहा है, ए पार्टी तुमको वेक्टर चाहिए, टेम्पू चाहिए। हम पता क्या किए, एगो बगले में, घर के बगल में टेम्पू था, टेम्पू ले आए। हर बोला पागल हो गए हो डी कुमार, ये टेम्पू नहीं रे, हम डीएनए है तो मेरा टेम्पू भी डीएनए ही होना चाहिए। बोले बाप रे बाप, ऐसा हम कहां से लाएंगे? नहीं नहीं, हम डीएनए हैं, मैं सवारी हूं, मुझे जाना कहां, मंजिल मेरा क्या, इकोलाई। मैं सवारी हूं, मैं पैसेंजर हूं, मेरा वाहक, मेरा वेक्टर क्या हो, वो भी डीएनए का बना हो, तभी हम बैठेंगे, वरना हम नहीं बैठेंगे। ये लोहा वाला टेम्पो घर घर करके हटाइए। डी कुमार आपको दिमाग में नहीं है का? हम ले भाई ऐसे मत डांटिए, हम टीचर भी हैं, डॉक्टर भी हैं। बोला सुनिए, टीचर भी हैं, डॉक्टर हो है, अरे ये तो तुम्हारा मैं आपका इज्जत करता हूँ, सुनिए आपको समझना चाहिए हम डीएनए है ना। तो डीएनए तब क्या किया, पॉल बर्ग ने क्या किया, तब लाया किसको, लेम्डा बैक्टीरियोफाज को। किसको लाया? और लेम्डा बैक्टीरियोफाज क्या है, डीएनए 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 रखने वाला वायरस है। और इसको बनाया वेक्टर, और इसकी मदद से डीएनए को कहां पहुंचा दिया, और इस काम के लिए उनको क्या मिला, नोबेल प्राइज। और उसी दिन से पता है पॉल बर्ग को क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। किसी से कहना नहीं, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग किसको कहते हैं, पॉल बर्ग को। और इनको नोबेल प्राइज मिला। जल्दी बोलो, पॉल बर्ग ने सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग का नींव डाला। उसने क्या किया, कहां से डीएनए लाया, SB40 क्या था, बैक्टीरिया की वायरस, और उसको पहुंचाया कहां, ई कोलाई बैक्टीरिया की वायरस। और उसके बाद किसकी मदद से, लेम्डा बैक्टीरियोफाज, ये भी क्या है, वायरस। ये भी क्या है, कैसा वायरस है, डीएनए। और इसकी मदद से यहां पहुंचा दिया, और इसी काम के लिए उनको क्या मिला। तो क्यों समझ में सबका नहीं आ गया? अब चलिए, ये शुरुआत हो चुका, ये सब है। अब देखा आपने कैसे जीन के साथ खेला मेला किया। अब हम आपको लिए चलते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या करते हैं, यानी पूरी बायोटेक्नोलॉजी में हमको क्या क्या टूल्स चाहिए, हमें क्या क्या टूल्स चाहिए। टूल्स मतलब है क्या क्या हथियार आपको चाहिए जो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले बोला कि आपन को जो टूल्स चाहिए, उस टूल्स का पहला नाम होगा कि हमको चाहिए सोर्स डीएनए। क्या चाहिए, सोर्स डीएनए। लेकिन सोर्स डीएनए कहां से आएगा, इसके लिए हमारे पास सबसे पहला चाहिए एंजाइम। सबसे पहला हथियार कौन है, एंजाइम। एंजाइम के बाद हमको चाहिए क्या चीज, तत्काल इसको काट दो। एंजाइम के बाद हमको क्या चाहिए, वेक्टर। वेक्टर के बाद हमें क्या चाहिए, होस्ट। और होस्ट के बाद हमें क्या चाहिए, कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया विथ बायोरिएक्टर। हमें चाहिए एंजाइम, हमें चाहिए वेक्टर, हमें चाहिए होस्ट। होस्ट मतलब अभी आपने होस्ट किसको कहा, जिसके अंदर जीन को पहुंचना है, ई कोलाई। ऐसा नहीं कि होस्ट ई कोलाई बैक्टीरिया ही होता है, हमारा सेल भी एनिमल का सेल हो सकता है, प्लांट का सेल होता है, लेकिन जनरली हम लोग किसे यूज करते हैं, बैक्टीरिया का, ई कोलाई का। तो होस्ट उसी को कहे। एंजाइम कौन कौन, वेक्टर अभी आपने देखा भी। और उसके बाद कल्चर मीडिया, जैसे आपने बोला कि हम लोग क्या लेते हैं, एक प्लेट लेते हैं या फिर ये टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में क्या डालते हैं, कल्चर मीडिया डालते हैं, बड़े तरह टिश्यू कल्चर में वगैरह, वैसे ही वही कल्चर मीडिया, न्यूट्रिएंट्स मीडिया। अब चलिए, ये सब हमारा हुआ टूल्स। अब ये टूल्स, 4 टूल्स लिखे तो आप खुश हो गया, इतना ही है, लेकिन जब पढ़ने लगोगे तो हालत खराब हो जाएगा। आप चलो एंजाइम में देखो कितना है, एंजाइम में कितना एंजाइम है। एक एंजाइम का नाम है लाइटिक एंजाइम, यानी सेल तोड़ने वाला एंजाइम। सेल तोड़ोगे तब तो निकलेगा। उसके बाद लाइटिक एंजाइम के बाद आया न्यूक्लियेज एंजाइम। न्यूक्लियेज एंजाइम,
उसके बाद आया सिंथेसाइजिंग एंजाइम, सिंथेसाइजिंग एंजाइम। अब ध्यान दीजिए, लाइटिक एंजाइम का नाम क्या क्या है? आपने बोला कि सर सबसे पहले एक सेल के बारे में हमको पता चला कि एक सेल के बारे में हमको जीन लाना है कहीं से। सुनो बेटा, कैसा लाना है हम लोग को? जीन। और हमको उसी जीन से, मान लो हमको जीन का नाम है जीन फॉर इंसुलिन, मान लो हमको इंसुलिन बनाना है, लोगों के डायबिटीज को ठीक करना है, और इंसुलिन बनाने के लिए हमने जीन ऊपर कहां से किया? तो मुझे पता चला फलना सेल से। तो फलना सेल का नाम क्या? अब आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में देखो, मान लो ये क्या है हम लोग का, ये क्या है? इसोफेगस। ये क्या है? स्टमक। ये क्या है? ड्यूडेनम। और यहाँ क्या होता है? बोलो कोई आदमी, इसका नाम क्या? पेंक्रियाज। इसका नाम क्या? पेंक्रियाज। और पेंक्रियाज में क्या होता है? बीटा सेल्स। क्या होता है इसमें? लैंगर हैंस होता है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगर है, जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन पार्ट। उतना आप लोग को याद है कि नहीं याद है? और इसके अंदर होता है बीटा सेल्स, और इसी बीटा सेल से, इसी बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन। क्या निकलता है? और इंसुलिन क्या है बेटे? इंसुलिन हार्मोन है। और हार्मोन किसका बना होता है? प्रोटीन का। और आप लोग जान लीजिए, इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है, इंसुलिन ऐसा, उस पे दो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, एक ए पॉलीपेप्टाइड और एक बी। ए में होता है 21 एमाइनो एसिड और बी में होता है 30। 30 और 21 में कितना टोटल मिलेगा? 51 एमाइनो एसिड। और इसके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड वगैरह होता है। तो प्यारे, इंसुलिन क्या है? हार्मोन। हार्मोन किसका बना होता है? प्रोटीन का। और इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसपे दो पॉलीपेप्टाइड चेन, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ए में कितना है? 21 एमाइनो एसिड, और बी में कितना है? 30, और 30 और 21 51। और इस प्रकार से प्यारे इसका मतलब है। और आप लोग को पता है एक बात कि प्रोटीन कहां से बनता है? आपने देखा कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन है। पॉलीपेप्टाइड कैसे बनता है? एमाइनो एसिड के मिलने से। और आपने सीखा था कहां पर? छठा चैप्टर में, कि जीन से जब पॉलीपेप्टाइड बनता है, यानी प्रोटीन, जीन से क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड जो बोलते हैं। क्या चीज? तो कैसे कैसे बना? तो पहले जीन से बनता है मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए से बनता है पॉलीपेप्टाइड। तो जीन से यानी डीएनए से जो बना मैसेंजर आरएनए, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और उसके बाद आरएनए से बनता है प्रोटीन, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसलेशन करने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं? जीन से पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन। यानी अगर जीन से प्रोटीन बन गया, जीन से प्रोटीन बन गया, तो हम लोग कहते हैं जीन का क्या हो गया? एक्सप्रेशन हो गया। जीन एक्सप्रेस कर गया, है ना? जीन एक्सप्रेस कर गया। तो प्यारे, इसका मतलब है ये इंसुलिन कहां से बनता होगा? ये इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। और ये इसका मतलब है जीन से बनता होगा। इंसुलिन कहां बनता होगा? जीन से। और इंसुलिन में दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसका मतलब दो पॉलीपेप्टाइड के लिए अलग अलग जीन होगा। इसके लिए अलग जीन, इसके लिए अलग जीन। दोनों जीन हमको ऊपर करना है। कहां से? और हमको पता चला कि इंसुलिन कहां बनता है? बीटा सेल में। इसका मतलब बीटा सेल के पास इंसुलिन बनाने वाला दोनों जीन है। यानी ए पॉलीपेप्टाइड बनाने वाला जीन, बी वाला जीन, तभी तो बन रहा है। तो इसका मतलब साइंटिस्ट को दिमाग में लग गया, अच्छा इंसान के बॉडी के अंदर पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज के अंदर बीटा सेल है, और बीटा सेल के अंदर दो जीन है, एक ए पॉलीपेप्टाइड बनाने वाला और एक बी। दोनों जीन को ऊपर करो। तत्काल हम आपको सिखा रहे हैं समझाने के लिए एक जीन। हमने एक जीन निकाला कहां से? बीटा सेल से। लेकिन समस्या यह है कि आपको बीटा सेल मिल गया, आपने पेंक्रियाज से एक सेल निकाल लिया, उसका नाम था बीटा सेल। अब मेरा क्वेश्चन है कि बीटा सेल से तुम क्या निकालोगे? जीन। जीन कैसे निकलेगा? पहले डीएनए निकालोगे तब ना। तो बीटा सेल से डीएनए निकालो, उस डीएनए का नाम होगा सोर्स डीएनए। क्या नाम होगा? और सोर्स डीएनए को काटोगे तब निकलेगा जीन। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बीटा सेल से तुम डीएनए निकालो कैसे? तो बस उसका आंसर आ गया, लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम से सेल को तोड़ो और डीएनए निकाल लो। आप देखो लाइटिक एंजाइम का टाइप, लाइटिक एंजाइम का टाइप बता रहा हूं, वो देखो ध्यान से। लाइटिक एंजाइम का टाइप, लाइटिक एंजाइम तुम कहां से निकालते हो? अगर मान लो तुमको प्लांट सेल से निकालना डीएनए, तो उसका नाम होगा सेलुलेज। क्या नाम होगा? सेलुलेज एंड पेक्टिनेज दोनों कह सकते हो, क्योंकि प्लांट सेल का सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। तो वो डालोगे तब ना टूटेगा। अगर मान लो कि एनिमल, ये फंगल सेल से निकालना है, तो क्या लाओगे? काइटिनेज। क्या लाओगे? काइटिनेज। काइटिनेज एक एंजाइम है,
अगर फंगल सेल को तोड़ोगे, क्या कर रहे हो सीधा बेटो तुम, फंगस सेल को तोड़ोगे, फंगस में सेल वाल होता है, वो किसका बना होता है, काइटिन का। तो फंगस सेल को तोड़ोगे तो क्या करना पड़ेगा, काइटिनेज, क्या लाना पड़ेगा, काइटिनेज। और काइटिनेज लाओगे तब फंगस सेल टूटेगा, तब लाओगे डीएनए। अब चलो, अगर मान लो तुमको बैक्टीरिया का सेल तोड़ना है तो क्या दोगे एंजाइम, लाइसोजाइम। क्या दोगे, लाइसोजाइम। और एनिमल का सेल तोड़ना है तब क्या करोगे, हम लोग का सेल था बीटा सेल, तो कहता है उसमें लाइपेज, क्या डाल दो, फॉस्फोलाइपेज या लाइपेज डाल दो, टूट जाएगा, बस हो गया। किस सेल को तोड़ना है, अभी हम अभी ना बोले कि आपको बीटा सेल को तोड़ना है। अब मान लो हमको पता चला कि हमको प्लांट के सेल से डीएनए निकालना है, तो प्लांट के सेल को तोड़ना पड़ेगा। तो प्लांट सेल को तोड़ने के लिए लाइटिक एंजाइम का नाम क्या है, सो रहा है वो भी, आप सो रहे हो क्या, नहीं तो लाइटिक एंजाइम प्लांट सेल को तोड़ने के लिए क्या लाएंगे, सेलुलेज। प्लांट सेल्स को तोड़ने के लिए क्या लाएंगे, सेलुलेज। और फंगस सेल्स को तोड़ने के लिए क्या लाएंगे, काइटिनेज। और बैक्टीरियल सेल को तोड़ने के लिए कहां से लाएंगे, लाइसोजाइम। और एनिमल सेल को तोड़ने के लिए कौन एंजाइम, ये सब क्या था, लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम से सेल को तोड़ेंगे, अब डीएनए हमारे पास आ गया, थैंक गॉड, अब हमारे पास डीएनए आ गया। लेकिन डीएनए आ गया, लेकिन अब उस डीएनए से देखो, डीएनए आ गया, सेल को हमने तोड़ दिया, लाइटिक एंजाइम, ये न्यूक्लियस था, ये डीएनए था, और लाइटिक एंजाइम से आया, और देखो डीएनए हमारे पास आ गया, डीएनए हमारे पास आ गया। अब ये बताओ डीएनए को हम कट कट कैसे करेंगे, उसका नाम है आरी। कौन आरी, अरे यार आरी ये होता है, ये आरी, वो आरी नहीं, उस आरी का फोटो कैसा होता है रे भाई वाह, ऐसा होता है रे भाई वाह, होता है ना भाई वाह। हम इस आरी की संजोग को, ये आरी आरी, और इस आर का फुल फॉर्म क्या है, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ये नाम है, आर ई एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। और संजोग से जो शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ना, तो लगता है ये आर ई, तो इससे भी काटते हैं, इससे भी काटते हैं, तो बढ़िया बात है, आर ई से काटेंगे, ठीक है। और सुन लो, जो जो आदमी को आरी का फुल फॉर्म नहीं आता है तो पछताओगे, क्योंकि पिछले साल भी 2025 में आरी पर शॉर्ट नोट्स आया, और इस बार भी आरी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, और सब्जेक्टिव भी आ रहा है आरी पर शॉर्ट नोट्स। तो आरी का पहले फुल फॉर्म जानोगे तब न शॉर्ट नोट्स लिखोगे। तो प्यारे, आर ई से हम क्या करेंगे, आर ई को बुलाएंगे, बोलेंगे ए आर ई, इसको काटो, डिचक 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 डिचक, वाह, डीएनए को फ्रेगमेंटेड कर दिया, डीएनए को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। कौन, आरी, आरी का फुल फॉर्म बिना देखे बोलो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, फिर से बोलो भाई, रटना होगा, रटना होगा। अब सुनो, और उसके बाद, अब सुनो, अब हम लोग इस पे आ जाते हैं, इसको समझाने के लिए। ये समाप्त, सेल को तोड़ने के लिए लाइटिक एंजाइम, लाइटिक एंजाइम का टाइप कौन, कभी काइटिनेज, कभी सेलुलेज, कभी लाइपेज, कभी लाइसोजाइम। अगला, न्यूक्लियेज क्या है, वो चलते हैं। न्यूक्लियेज क्या है, कोई आदमी बताओ, नाम से क्या लगा, सर 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 न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला, न्यूक्लिक एसिड को। और सर 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 कोई आदमी बताओ न्यूक्लिक एसिड का एग्जांपल, डीएनए एंड, डीएनए एंड, देखो एनए माने न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड के एग्जांपल डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए को तोड़ने वाले को न्यूक्लियेज। अब देखो न्यूक्लियेज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंडोन्यूक्लियेज, पहले चलो एक्सो लिखो, यस वेरी गुड, एक होता है एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम, और एक होता है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। अब देखिए ध्यान से, अब एक्सोन्यूक्लियेज ने कहा, देखो यहां हम बोले, देखो ये डीएनए है, ये है 3 से 5, तो ये है 5 से 3। हम जानते हैं कि डीएनए में कितने डंटा होते हैं, 2,
दो स्ट्रैंड, डीएनए में क्या स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड, एक 3 से 5 और एक 5 से। अब देखो मैंने बोला एक्सो न्यूक्लियस, जाओ डीएनए को काटो, तो ये बोला सरकार आपको पता होना चाहिए मैं डीएनए को कहां काट, ये इसने कहा एक्सो, मैं डीएनए को एंड पर ही काट सकता हूं और कहीं मैं कट लगा नहीं सकता हूं, डीएनए के दोनों एंड पर मैं कट लगा सकता हूं और मेरे बाप का औकात नहीं है कि हम कहीं बीच में लगा सकते। बीच में कौन लगाएगा? इंडो न्यूक्लियस ने कहा मेरा औकात नहीं है कि बगल बगल में हमको दोनों साइड छोड़ के जहां कहिए, यहां कहिए, यहां कहिए, यहां कहिए, हम कहीं भी कट लगा देंगे। आई कैन कट द डीएनए एक्सेप्ट बोथ एंड्स, और ये कहा आई कैन कट द डीएनए एट बोथ एंड, मेरी औकात बीच में काटने की नहीं है, ये बोला मेरी औकात बगल बगल में काटने की, मैं बीच में कहीं भी कट लगा सकता हूं। तो आज हमारा काम इससे है, और जो बीच में कट लगाए, और इसमें भी एक खास प्रकार का एंजाइम है जिसका नाम है आरई, और फुल फॉर्म रिस्ट्रिक्शन। और मैंने बोला क्यों खास है, जरा बताइए आप आरई। क्योंकि आरई ने कहा कि मैं डीएनए में वही चाकू चलाता हूं, गौर सुनना, अच्छा लगे ताली मार देना, जो कभी होता है ऐसे ही बोलता है, 3 पंक्ति आगे का बोलूंगा, उसका 3 पंक्ति कभी खत्म नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होगा। मैं 3 पंक्ति आगे का बोलूंगा, और आपको अगर अच्छा लगे तो ताली मार दीजिएगा। मैं 3 पंक्ति बोलूंगा और आपको अच्छा लगे तो ताली मार दीजिए। वो ऐसे ही बातों में उलझा के कितना देर, 2-2 घंटा आपको रखेगा। हाँ, तो माय डियर, मैंने कहा कि आरई ने कहा, इंडो न्यूक्लियस का एक स्पेशल एग्जांपल है आरई, इसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। इसके नाम में क्यों लग गया रिस्ट्रिक्शन? इसके साथ कुछ खास बात है। आरई ने कहा कि मैं डीएनए को वहीं काटूंगा, सुनना बात को, अच्छा लगे ताली मारना, मैं डीएनए पर वहां कट लगाता हूं जहां डीएनए में आरएस होता है, जहां डीएनए में आरएस होगा। अब तुम समझा ही नहीं। आरई ने कहा मैं डीएनए पर वहीं लगाऊंगा कट जहां डीएनए में जहां जहां आरएस है। तुम कहा सर आरएस क्या होता है, प्लीज गौर लगे छी बता दिए उन्हें। तो आर का फुल फॉर्म जो यहां है वो यहां भी आर का फुल फॉर्म है, और यहां ई का फुल फॉर्म एंजाइम है, और यहां एस का फुल फॉर्म सीक्वेंस है। इसका नाम है रिस्ट्रिक्शन या रिस्ट्रिक्शन साइट, साइट बोलो, रिस्ट्रिक्शन साइट पर मैं चाकू चलाता हूं। अब देखो, और रिस्ट्रिक्शन साइट से मैं पूछा, ए रिस्ट्रिक्शन साइट तेरा कुछ खासियत है क्या? बोला जी सरकार। अच्छा लगे ताली मार देना। अब जो अगली पंक्ति जो मेरी होगी, जो अगली पंक्ति होगी, उस अगली आरएस से मैं पूछा, ए आरएस, आरई कहा जहां डीएनए में आरएस होगा वही लगाऊंगा। आरएस, ए आरएस तुम्हारे पास कुछ खासियत है का? कहा बहुत बड़ा खासियत है, तेरे बचपन से रिलेशन में। हमने मेरे बचपन से? बोला नहीं, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, सबके बचपन से वो बात है, वही है मैं। हम बोले ऐसा क्या कहानी है तुम्हारे पास? कहा कि मैं पैलिंड्रोमिक होता हूं, मैं पैलिंड्रोमिक होता हूं। लेकिन कोई आदमी ताली क्यों नहीं मारा पता है? क्योंकि हम पैलिंड्रोमिक बुझते ही नहीं है, तो ताली अलवा मारेंगे। आपकी अगली पंक्ति कभी साहब, आपने जो अगली पंक्ति कहा उस पर हम अलवा ताली मारेंगे, हम बुझबे नहीं किए। मैंने बोला कि अगली पंक्ति पसंद आए तो ताली मारना। मैंने बोला ए आरएस तेरे पास कोई खासियत है क्या? तो आरएस ने कहा यस, मेरे पास खासियत यह है कि मैं पैलिंड्रोमिक होता हूं, और जहां जहां मैं रहूंगा वहीं वहीं चाकू चलेगा। मैं बोला कि तुम पैलिंड्रोमिक होते हो, मेरे बच्चे तो समझ ही नहीं रहे पैलिंड्रोमिक। तो मैंने बोला कि इसका संबंध तुम्हारे बचपन से है। कहा बचपन से? तो बचपन में खेलते थे, 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा, 5 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, और जैसे जहाज, डालडा। अब देखो 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, बताओ मेरा नाम क्या है? तो डालडा, नवीन।
देखो नबीन, अब पढ़ो, इधर से पढ़ो नबीन, इधर से पढ़ो नबीन, इधर से पढ़ो जहाज, इधर से पढ़ो, इधर डालडा डालडा। अब चलो इंग्लिश में, 5 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान नितिन, इधर से पढ़ो नितिन, इधर से पढ़ो तो ले लोटा। 5 अक्षर का मेरा नाम हिंदी में उल्टा सीधा एक समान, पढ़ो सब आदमी, मौला यालब, इधर से पढ़ो ले लोटा। 11 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, बताओ। राधा की बुनी में नींबू की धारा, राधा की बुनी में नींबू की धारा। अब पढ़ो यहां से, राधा की बुनी में नींबू की धारा। देखो कितना 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अरे मिला। तो ये हमारा बचपन का खेला था। हाँ, तो ये अब चलो, तो आरएस ने कहा मैं ऐसा ही होता हूं, तो भी मेरा बच्चा लोग नहीं समझा। ऐसा डीएनए का टुकड़ा आप बताता हूं, देखो डीएनए का टुकड़ा, ये हुआ 3 से 5, ये हुआ 5 से 3। अब देखो GAATTC। अब तुमको ये बात तो पता है कि अगर यहां G है तो यहां C, यहां A है तो यहां A है तो यहां T है तो यहां T है तो यहां, ये तो पक्का बात है। अब चलो डीएनए का वह टुकड़ा जहां पर दोनों तरफ से पढ़ोगे तो सेम पढ़ाए, इधर बोलो GAATTC। तो इस डंटा को कहां से कहां पढ़े, 3 से, तो इस डंटा को भी 3 से 5 ही पढ़ना। तो GAATTC, इसको GAATTC, GAA ले लोटा, दोनों एकदम सेम है। तो डीएनए का यह टुकड़ा जिसको इधर से पढ़ो तो इधर से पढ़ो तो सेम ही हो, इस टुकड़ा को पैलिंड्रोमिक कहते हैं। और जहां जहां मैं रहता हूं वहां वहां पैलिंड्रोमिक होगा। और सबका अपना अपना, आरी का बहुत टाइप होता है। अब देखो आरी का हम टाइप बताते हैं, 4-5 नाम बताएंगे, तुम लोग सब यहाँ बेहोश हो गया तो बोलना। हम आरी का नाम बोलते हैं, आरी का एग्जाम्पल, अभी तक हम आरी बोले लेकिन आरी का नाम नहीं बोले, सब रट के सुनाना। चलो बोल देता हूं, इको R1, इको R2, इको R5, समा 1, बाम 1, अरे बा। उसके बाद बोलिए, उसके बाद और भी सब आता है, PST फर्स्ट 1, PBU1, PBU2, हिंड 2, हिंड 3, लाइक दैट। ये सब पूरा कला 1, ऐसे करके सब है। ये सब क्या है, 900 से भी अधिक, सुनो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, more than 900 टाइप का आरी का आविष्कार हो चुका है। लेकिन सबसे, अब आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है और जो बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है आर्मी के बोर्ड का, सबसे पहला आरई कौन था जिसका आविष्कार हुआ था, किसी से कहना नहीं। वह कौन पहला आरई है जिसका आविष्कार हुआ था, ऑब्जेक्टिव है, किसी से, आपका क्या नाम है, हाँ सानिया, किसी से कहना नहीं, किसी से कहना नहीं। सुनो नाम बताता हूं, उसका नाम है हिंड 2। क्या नाम है, हिंड 3 भी होता है, हिंड 2 भी, लेकिन सबसे पहला वो कौन है जिसका खोज हुआ, हिंड 2, निंद त्यागो, निंद त्यागो प्रभु, हे प्रभु आपका प्रजा त्राहिमाम करता है, 2 तारीख को एग्जाम है, सारे प्रजा व्यतीत है, दुखित है, कौन क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, कैसे लिखेंगे। आप सोए हुए प्रभु, जगिए प्रभु, जगिए प्रभु। हाँ, तो इको अब प्रभु अब नहीं सोएंगे प्रभु। तो हाँ, समय का भी पाबंदी है। अच्छा, 1 आध मिनट पढ़ा सकते हैं, 1 आध मिनट पढ़ा सकते हैं। चलो, तो इसने कहा कि बस यही GAATTC। आप देखो इसमें सबका अपना अपना है, किसी का है, देखो किसी का नाम ऐसे है CCGG, देखो गौर करो, यहाँ CC होगा, यहाँ C होगा, यहाँ G होगा, यहाँ G, ये 3 से 5 और ये
आप पढ़ो तो सी सी जी जी, यहाँ पढ़ो तो सी सी जी जी, अरे सेम है। इसका मतलब ये भी हुआ पैलिंड्रोमिक। तो ऐसा ऐसा करके बहुत सारा पैलिंड्रोमिक होता है, और सभी सभी आर ई का अपना अपना पैलिंड्रोमिक, अपना अपना आर एस होता है, लेकिन सब आर एस क्या होगा, पैलिंड्रोमिक होगा। इधर से पढ़ो तो उधर से पढ़ो तो, बात इज बराबर। आया समझ में? तो आरई के पास क्या खासियत है, इसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसने कहा मैं डीएनए पर वही चाकू चलाता हूं जहां आरएस होगा, और सबका अपना। और आरएस ने कहा मैं क्या होता हूं, पैलिंडोमिक। और पैलिंडोमिक उस डीएनए के टुकड़ा को कहते हैं जिस डीएनए के टुकड़ा को दोनों स्ट्रैंड को एक ही दिशा में पढ़ने पर सेमी सीक्वेंस आवे तो उसको क्या कहते हैं, पैलिंडोमिक। आ गया समझ में? और यही कट लगाएगा, अब डीएनए का कट लग गया। तो प्यारे अब चलिए, तो आप ये भी समझ गए कि कौन कौन टूल्स है। एंजाइम, एंजाइम में पहला एंजाइम समाप्त, ये भी एंजाइम समाप्त, और इसमें मुझे एक ही महत्वपूर्ण चीज आया, कौन, आर ई। चलो अब अगला है सिंथेसाइजिंग एंजाइम। इसमें मात्र एक याद करो, डीएनए पॉलीमरेज। क्या रो? और डीएनए पॉलीमरेज क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जो आप डीएनए का टुकड़ा काट कर लाए हो, बड़ा मेहनत से काट कर लाए हो, पहले सेल को तोड़े तब डीएनए निकाले, फिर डीएनए को काटे तो टुकड़ा मिला, और ये टुकड़ा एक के हुए तो मजा नहीं आएगा आपको। एक ही टुकड़ा से बायोटेक्नोलॉजी में काम करने मजा, और कहीं खो गया तो और जुल्म हो गया। इसीलिए वैसा ही डीएनए बना लो, डीएनए से डीएनए। और डीएनए से डीएनए बनाने को क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन क्या कहते हैं। और डीएनए रेप्लिकेशन एक हमारे सेल के अंदर होता है, डीएनए रेप्लिकेशन एक हमारे सेल के, और उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप सेल के अंदर घुस सकते हो क्या? क्या आप सेल कहोगे सेल रेप्लिकेशन करो? नहीं ना, आपको सुनने वाला भी नहीं है, और सेल आप देखते भी नहीं हो। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं पीसीआर, पीसीआर का फुल फॉर्म, जो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट नोट्स भी है और ऑब्जेक्टिव, इस साल 2026 की बात कर रहा हूं। पीसीआर लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, और क्वेश्चन का खजाना है। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज। और प्यारे इस पर क्वेश्चन पूरेगा, इसका खोज किसने किया, कैरी मुलिस। इसका खोज किसने किया, कैरी मुलिस ने खोज किया था। और पीसीआर क्या है, एक प्रकार का डीएनए रेप्लिकेशन है। और ये कैसा डीएनए रेप्लिकेशन है, जो हम लोग करते हैं, साइंटिस्ट लोग करते हैं, कहां, लेबोरेटरी में। अच्छा है, तो साइंटिस्ट लोग भी डीएनए से डीएनए बना सकता है, एकदम बना सकते हैं। जब से हम आपको छठा चैप्टर में पढ़ाए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कि इंसान के जीन पर, इंसान के जीनोम में कितना था, 3.3 इंटू 10 टू 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पे था ना ह्यूमन के जीनोम, यानी ह्यूमन के एक हैप्लॉइड सेल में टोटल डीएनए की लंबाई, उसमें 20,000 से 25,000 जीन। सारे जीन का खोज हुआ, 1990 में काम शुरू हुआ, 2003 में समाप्त हुआ, 13 साल लगे थे, याद है सबको? तो प्यारे वही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 13 साल लगा, इतने सारे साइंटिस्ट ने मिलके इंसान के जीनोम में जितने भी जीन है, सब जीन का रत्ती रत्ती कतरा कतरा समझ गया था। और उसी दिन से मैंने मैंने जो साइंटिस्ट है वो सब कुछ कर सकता था, इंसान के जीन का हर कुछ जान गया था। और उसने क्या किया, डीएनए से डीएनए बनाना भी सीख लिया, कि बोला आइए हमको सिर्फ एक डीएनए दे दो, और वैसा ही डीएनए तुमको जितना पीस चाहिए बना देंगे, जितना पीस चाहिए। क्या चाहिए, 1 बिलियन। 1 बिलियन मतलब बुझते हो, 10 पर पावर 9, 10 पर पावर 9 मैंने बुझते हो कितना, 1 अरब। गिनती करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आएगा, एक है 100, 1 पर 9 अरब नहीं हुआ। तो 10 पर पावर 9 को बोलते हैं 1 बिलियन, और उसको हिंदी में बोलते हैं 1 अरब। सोच सकते हो, तुम कहो तो 1 अरब कॉपी दे देंगे। तुमने हमको दिया एक डीएनए का टुकड़ा, हम इसका 1 अरब कॉपी बनाकर आपको दे देंगे। पीसीआर ऐसा टेक्निक है, कहाँ, और लेबोरेटरी में हम लोग बनाते हैं। और इस सर क्या बात है। तो माय डियर, हम लोग क्या करते हैं, उसी को बोलते हैं सिंथेसाइजिंग एंजाइम। ये इसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए से डीएनए बनाना। और ये हमको जरूरत कब पड़ेगा, जब हम पीसीआर करेंगे तब। इसका मतलब ये भी खत्म। अब ये और ये आप जो कल जो करेंगे हम लोग, थोड़ा इसके बारे में बता करके और फिर आगे का